वहां अभी पूरा बड़ा आंदोलन हुआ है, नई पीढ़ी ने आंदोलन किया है और वहां की पूरी सरकार उलट पलट हो गई और नई सरकार बन गई। नई सरकार में प्रधानमंत्री बने बालन शाह, और उन्होंने कल एक आदेश जारी किया है। आदेश ये है कि एक साथ पूरे नेपाल के सारे प्राइवेट स्कूल बंद किए जा रहे हैं इकट्ठे, और फिर चाहे मजदूर का बच्चा हो या खुद प्रधानमंत्री का, एक ही जगह पढ़ेगा, और वो होंगी जगह सरकारी विद्यालय। थोड़ी चर्चा इसलिए जरूरी होती है कि कई बार हम गलत चीजों को गलत तरीके से समझ रहे होते हैं, कुछ और होता है, कुछ और समझ रहे होते हैं। क्या नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया ये कदम अच्छा है या ये गलत है? क्या ये व्यवहारिक है? क्या ये व्यवहारिक नहीं है? क्या ये तानाशाही जैसा है या राजतंत्र जैसा है या लोकतंत्र जैसा है, कैसा है? ये कदम कैसा है? देखिए, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, जो बहुत सारे मैं कल से देख रहा हूं। अलग कल मुझे टाइम इतना ज्यादा नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इस पे आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वही चलने चाहिए, प्राइवेट विद्यालय सारे के सारे एक दिन में बंद कर देने चाहिए, ऐसे ही जैसे नेपाल में हो गया। अब समझ लीजिए पूरी व्यवस्था को, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, पढ़ा नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं लेना देना है, और जब लेना देना है तो उन चीजों को समझ लेना थोड़ा जरूरी हो जाता है। पहली चीज होती है, जब भी कोई आदेश आता है वो धरातल पे कितना काम करेगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। एक आदेश अपने यहां भी आया था, उत्तर प्रदेश में आया था वर्ष 2015 में। जैसे अभी बहुत बार ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि लोग ये कहने लगते हैं कि सरकारी विद्यालयों का अध्यापक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाता अगर इतने बढ़िया है। ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, बड़ा सा कॉमन सा, और ये टारगेट होता है, टीचर टारगेट होता है। भाई, जो कंपनी जहर बनाती है वो खाएगी भी जहर। ऐसा कौन सा नियम हुआ कि जो कुछ जो करेगा वो वही अपने बच्चों को भी करवाएगा? हालांकि करवाना चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन कंडीशन ये है कि केवल मास्टर ही अपने बच्चे क्यों वहां पढ़ाए, बाकी क्यों नहीं? 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 2015 में। अभी क्या चल रही है? 26। सरकारें भी तब से बदल गई। 15 का मतलब दूसरी सरकार थी, 17 में बदली ना, तो 2 साल दूसरी सरकार भी थी, और इतने वर्ष इन्हें हो गए। एक आदेश आया था, आदेश में यह था कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी पैसा सैलरी के रूप में लेता है, अपने बच्चों को निश्चित तौर पर सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाएगा। 11 साल हो गए, हाई कोर्ट का वो आदेश लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे के कारण क्या है? आदेश अधिकारियों पे आया था, अधिकारियों के लिए आया था ये आदेश, और आदेशों को लागू कौन करवाता है? तो लागू नहीं हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भी फंसते, उनके बच्चे भी फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ पाते, फिर यहीं पढ़ते। इसमें अधिकारी भी फंसते, उनके बच्चे भी कहीं बाहर नहीं पढ़ पाते, वो भी यहीं पढ़ते। फिर पहली आवश्यकता है, जो लोग ये कह देते हैं ना कि सरकारी मास्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री का बच्चा स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरी व्यवस्था को देख कौन रहा है? बड़ी हिम्मत वही है ना, तो सबसे पहले उसका बच्चा पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ेगा। खैर, अपने यहाँ जो है सो है। नेपाल वाली पे बात कर ले। आदेश तो आ गया, बहुत से लोगों को अच्छा भी लगा होगा कि अब एक जैसी शिक्षा हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। दरअसल इसके पीछे जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो व्यवहारिक तौर पे बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होंगी। आप इमेजिन करके देखिए, किसी गांव से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 500 है, ठीक? अब ये 500 बच्चे कम से कम
20 विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं और इन 20 विद्यालयों में से 2 विद्यालय गवर्नमेंट होते हैं, बचे हुए 18 प्राइवेट होते हैं। ठीक, मान लिया कि इसको तानाशाही नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि विद्यालय इस बात की, प्राइवेट विद्यालय इस बात की शिकायत नहीं कर सकता कि साहब अगर विद्यालय आप बंद कर देंगे तो हमें घाटा हो जाएगा, क्योंकि जब मान्यता लेने जाते हैं ये तो एक एनजीओ के थ्रू इनकी मान्यता होती है और उसका मतलब होता है आपकी बैलेंस शीट 0 रहेगी, यानी विद्यालय मुनाफे के लिए नहीं होते, ये लिख के पहले ही दे आता है मान्यता लेने वाला व्यक्ति। प्रबंधक लिख के देता है कि ये विद्यालय में मुनाफे के लिए नहीं चला रहा हूं, मैं समाज सेवा के लिए चला रहा हूं। तो ये तो आप कह नहीं सकते, खैर प्रबंधक भी नहीं कह सकता कि साहब उनको घाटा हो रहा है, क्योंकि घाटे के लिए और मुनाफे के लिए तुम चला ही नहीं रहे थे। तो ये तो नहीं कह सकता, कानूनी तौर पे ये किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक समस्याएं आएंगी। अब ये 500 बच्चे उठाओ, उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें 50 बच्चे पढ़ने आते हैं, 2 टीचर है वहां, ठीक है, पर्याप्त है, 50 बच्चे हैं, 2 टीचर है, ठीक है। ये 500 बच्चे सारे, वो स्कूल बंद होते ही प्राइवेट वाले सारे के सारे 500 बच्चे एक विद्यालय में होंगे। अब प्राइमरी विद्यालयों की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे। अब 500 बच्चे फिर कैसे ठूसे जाएंगे उन 4 कमरों के भीतर? पहली व्यवहारिक समस्या। दूसरी, क्या 2 टीचर 500 बच्चों को पढ़ा लेंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि ठीक दूसरे दिन 18 अध्यापक और आ जाए? संभव नहीं है। 1 वर्ष की पूरी पढ़ाई चली जाएगी अगर सरकार अपने मन पे है और वाकई में परिवर्तन करना चाहती है तो भी। भर्ती करेंगे, नए टीचर्स लाएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, बहुत सारी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी, तब जाकर के वो व्यवस्था होगी। हालांकि बहुत सारे अब लोग नहीं सोचते हैं इन चीजों को, इन तर्कों को नहीं समझते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया किया। फिर आपने मान्यता दी थी तो अचानक आप बंद नहीं कर सकते, या तो पहले से ही ऐसी व्यवस्था होती। हाँ, इसको किया जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं शिक्षा व्यवस्था, बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि फिर बदलेगी कैसे? ये बदल जाएगी, बहुत आसान है बदलना। अब बदलेगा कौन, बात यहां पे आके फंसती है। बदलने का पहला तरीका है कि जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, सारी की सारी बुक्स को इक्वल कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय की हो चाहे सरकारी विद्यालयों की हो, सारी किताबें एक कर दी जाए। मेरे ये समझ में नहीं आता, सरकार का अपना कंफ्यूजन रहता है, कोई भी सरकार हो सबका कंफ्यूजन रहता है, और कंफ्यूजन बड़ा कॉमन सा है। इनकी 2 योजनाएं देखिए आप, दोनों योजनाओं के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, दोनों एक दूसरे की उल्टी होती है। आदमी कंफ्यूज रहता है कि करना इनमें से कौन सा वाला है। नॉर्मल सा, अब आप ऐसा समझिए, सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है इस बात को समझाने में कि बच्चे 2 ही अच्छे, परिवार नियोजन, जनसंख्या वृद्धि ना हो, इस बात को समझाने के लिए प्रचार करके अरबों रुपया खर्च करती है। फिर बच्चा पैदा होने पे 5,000 रुपया खाते में डालती है। अब आदमी कंफ्यूज है, पैदा करना है कि नहीं करना है। मतलब उधर प्रचार करके बताया जा रहा है कि नहीं करना, और जैसे ही पैदा करता है 5,000 रुपये मिल जाते हैं। अब आदमी कंफ्यूज है कि करना क्या है, पैदा करना है कि नहीं करना है। इधर तो मना कर रहे हो लेकिन पैदा करते ही फायदा देते हो। ऐसा ही इधर भी है। बुक्स चलती है एनसीईआरटी की, सुनिए, एनसीईआरटी रेगुलेट करती है पूरे पाठ्यक्रम को पूरे भारत में, और ये अपनी किताबें बनवाती है, और इन किताबों को बनाने के पीछे हजारों की संख्या में मनोवैज्ञानिक लगते हैं कि किस क्लास के बच्चे को, किस उम्र के बच्चे को कितना मटेरियल देना चाहिए, उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, उसको कैसे समझाया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों की बड़ी टीम लगती है, बहुत सारे अधिकारी लगते हैं, तब जाकर के एनसीईआरटी का सिलेबस क्लियर होता है। ठीक है, बहुत सारा मनोविज्ञान लगाया जाता है इसके पीछे, तब जाकर के एनसीईआरटी का एक चैप्टर बनता है। ऐसे करके एनसीईआरटी की किताबें बनती हैं। अब सरकारी स्कूलों में ये किताबें चलती हैं, प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट किताबें चलती हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर एनसीईआरटी की किताबें सबसे बेहतरीन हैं देश में,
तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने क्या गुनाह किया है कि उन्हें बेहतरीन किताबें छोड़ के घटिया किताबें पढ़नी पड़ती हैं? अगर ये बेहतरीन है तो वो वाली घटिया है। तो फिर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की क्या गलती है कि उन्हें घटिया किताबें पढ़नी पड़ रही? और अगर एनसीईआरटी की किताबों से प्राइवेट वाली किताबें ज्यादा बढ़िया है, तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का क्या गुनाह है कि उन्हें घटिया किताबें पढ़नी पड़ रही? कोई एक तो गंदी किताबें पढ़ रहा है, कोई एक तो पढ़ रहा है, या तो सरकारी वाला पढ़ रहा है या प्राइवेट वाला पढ़ रहा है। अच्छा, सबको पता है कि ये किताबें जब आप 12th करके ग्रेजुएशन करके सिविल की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाएंगे, मुखर्जी नगर पहुंचेंगे, तो कक्षा 6 से 12 तक की यही किताबें पढ़ने की फीस 9 लाख रुपया है। यही किताबें पढ़ेंगे 9 लाख चले जाएंगे, 2 साल टाइम जाएगा, 4 लाख वहां रहने का खर्च हो जाएगा, 13 लाख खर्च होंगे। शुरुआत में काहे नहीं पढ़ा दी है जब पढ़ाने का दौर था? पता सबको है, बस बोलता कोई नहीं है कि प्राइवेट किताबें। अब जो कुछ लोग प्राइवेट विद्यालयों से जुड़े होंगे, मैं लंबे समय तक जुड़ा रहा था, उनके भीतर तक का पता है 50% से मामला शुरू होता है, 80% तक कमीशन होता है किताबों में। मैंने सब खा जाते हैं पूरा का पूरा। उनसे पूछो तो कहेंगे मास्टर की तनख्वाह देनी है। फिर भैया फीस काहे लेते हो? किताबों में ही निपटा दो मास्टर को, तो फीस भी तो लेते हो, तनख्वाह वहां से दो। फिर उनसे पूछो कि तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा तनख्वाह वाला मास्टर कितने रुपए पे है, तो बताएगा 5,000 रुपए। तो असल खेल कुछ और ही है। जिसको बंद करना चाहिए उसको नहीं बंद करेंगे, पूरा खेल अपने यहाँ ये चल रहा है। दूसरा, एक और बड़ी समस्या है, वो ये है कि लोग पूछते हैं ना कि सरकारी विद्यालय में फिर कैसे ठीक होगी व्यवस्था। बड़ा आसान है, 2015 वाला जो आदेश था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसको अक्षरशः लागू कर दो, दूसरे दिन से व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आप इमेजिन करके देखो, एक गांव का विद्यालय, नियम यह है कि जिसके भी खाते में सरकारी पैसा आता है तनख्वाह के रूप में, उन सबके बच्चे वहां पढ़ेंगे। तो प्रधान जी का भी पढ़ेगा, बीडीसी का भी पढ़ेगा, गांव में जितने पुलिस वाले होंगे उनके सबके भी पढ़ेंगे, जितने फौजी होंगे उनके भी पढ़ेंगे, गांव के जितने भी अच्छे लोग होंगे उन सबके बच्चे वहां पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अच्छे बच्चे वहां पढ़ेंगे, पहली चीज तो ये। और जो मास्टर वहां पढ़ा रहे हैं उनके भी वहीं पढ़ेंगे। अब मास्टर साहब जो लेट आते थे उनका आना बंद, क्योंकि दूसरे दिन प्रधान जी रेल बना देंगे मास्टर साहब की, क्योंकि प्रधान जी का खुद का नाती पढ़ रहा है। दूसरा, स्कूल की बाउंड्री टूट गई, अब मास्टर साहब प्रधान जी का चक्कर काट रहे हैं कि प्रधान जी ये ठीक करवा दो, क्योंकि मास्टर साहब के पास तो पैसा आता नहीं, ठीक तो प्रधान जी करवाएंगे। अब चूंकि खुद का नाती पढ़ रहा है तो बाउंड्री टूटने से पहले ही और ऊंची हो जाएगी। सारी व्यवस्थाएं सेट, पता लगा कि उसी गांव का विधायक है, विधायक जी का लड़का भी वहीं पढ़ रहा है, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन करे कौन? करेंगे तो विधायक जी। अब विधायक जी ये नियम लाए कौन? क्योंकि उनको खुद को अपना बच्चा वहीं पढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, भारतीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी है। कमी यह है कि हम जितना होते नहीं है उससे ज्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं। पता लगा हमारी औकात 250 रुपए की है, हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं 500 रुपए वाला। बस यही सबसे बड़ी समस्या है। जिनको दूसरी समस्याएं हैं, जो अपना पैसा कहीं और लगा सकते हैं, वो पता लगा 40,000 रुपया खर्च कर देते हैं बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में। पढ़ता वो कुछ नहीं है, पढ़ता वो कुछ नहीं है। पढ़ तो वो वहां भी जाएगा, प्राइमरी में भी पढ़ जाएगा, लेकिन दिखावा भी करना, पड़ोसी को ये फील भी होना चाहिए कि नहीं पड़ोसी रईस है। इस चक्कर में सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी, तो बहुत सारी चीजें सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन सुलझने का नाम कोई नहीं ले रहा है, न सुलझेंगी। तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बहुत, हाँ, इन चीजों पे हम विमर्श कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि बाकी हमारे हाथ का नहीं है। लेकिन हाँ, नेपाल में जो किया गया वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। प्रैक्टिकली आप उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस वर्ष नेपाल के बच्चों को बहुत दिक्कत होने वाली है। हालांकि मैं ये मान रहा हूं कि उन्होंने अच्छे दिमाग से किया है और वाकई में कुछ परिवर्तन करेंगे, लेकिन परिवर्तन करने में भी समय लगता है ना, एकदम तो नहीं होगा। वो परिवर्तन जब तक करेंगे बच्चों का 1-2 साल खराब हो जाएगा। ना तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सरकारी स्कूलों में, ना इतने अध्यापक होंगे सरकारी स्कूलों में, फिर किताबें कम पड़ जाएंगी।
क्योंकि अभी अगर पूरे देश में एनसीईआरटी की किताबें अपने यहाँ ही चला दी जाए तो आपको पता लगेगा आधे बच्चों को किताबें मिल ही नहीं रही। बस अच्छाई इस बात की होगी कि बड़े भाई की किताब छोटा भाई पढ़ लेगा, तो हर साल उतनी नई किताबें नहीं खरीदी जाएंगी। नहीं खरीदी जाएंगी तो 2-3 साल में 4 साल में चीज, लेकिन पहले साल तो खरीदी जाएंगी, तभी कम पड़ जाएंगी। धीरे धीरे करके चीजें रूटीन में आएंगी, ये हो सकता है। तो वहां की चर्चा हो गई, इतना करंट